किंगफिशर, जेट एयरवेज और अब गो फर्स्ट, मतलब एक के बाद एक। भारत में ये एयरलाइंस बंद क्यों हो जाती हैं? और मजे की बात देखिए, एक तरफ हमारे हवाई टिकट दुनिया में सबसे सस्ते हैं, जी। लेकिन यही एयरलाइंस चलाने का खर्चा दुनिया में सबसे ज्यादा है। ये विरोधाभास कैसे चलता है? ये तो बिल्कुल उल्टी गणित है। और इसी गणित के बीच जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है इंडिगो, उसे भी दिसंबर 2025 में अचानक 1600 से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ती हैं। बिल्कुल। और ये दिखाता है, ये सिर्फ एक दो कंपनियों की कहानी नहीं है, ये पूरे सिस्टम की कहानी है, जिसमें कुछ कुछ बहुत बुनियादी गड़बड़ी है जो हमें बाहर से दिखाई नहीं देती। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे, उन ढांचागत वजहों को खोजेंगे जो इस पूरी इंडस्ट्री को इतना नाजुक और कह सकते हैं अस्थिर बनाती हैं। और क्या ये सिलसिला कभी रुकेगा, या हमें ऐसी खबरों की आदत डाल लेनी चाहिए? सभी का स्वागत है। तो चलिए इस समस्या के पैमाने को समझते हैं। किंगफिशर, जेट, गो फर्स्ट, ये तो कुछ बड़े नाम हैं, लेकिन असल कहानी तो आंकड़ों में छिपी है ना? बिल्कुल। और आंकड़े सच कहूं तो डराने वाले हैं। सिर्फ पिछले 5-6 सालों में, मतलब 2018 से 2023 के बीच 7 एयरलाइंस अपना ऑपरेशन बंद कर चुकी हैं। 7 एयरलाइंस? जी, 7। आज अगर आप भारत के हवाई अड्डों पर जाएं तो आपको इन बंद हो चुकी कंपनियों के 100 से ज्यादा विमान बस खड़े मिलेंगे, धूल फांकते हुए। 100 से ज्यादा विमान? और ये तो जगह भी घेर रहे होंगे। जगह भी घेर रहे हैं, और जो बाकी चालू एयरलाइंस हैं उनके लिए पार्किंग और ऑपरेशनल लागत भी बढ़ा रहे हैं। मतलब एक कंपनी का डूबना सिर्फ उसका नुकसान नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम पर बोझ डालता है। और जेट एयरवेज का बंद होना तो वो एक बहुत बड़ा झटका था। बहुत बड़ा। 2019 में जब जेट बंद हुई तो 23,000 से ज्यादा कर्मचारी रातों रात बेरोजगार हो गए। 30,000? हाँ, और लाखों यात्रियों के टिकट वो बस कागज का टुकड़ा बनकर रह गए। और ये भारत की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित प्राइवेट एयरलाइंस में से एक थी। उसका यूं बंद हो जाना एक चेतावनी थी। एक चेतावनी जिसे शायद हमने नजरअंदाज कर दिया, और शायद इसीलिए दिसंबर 2025 का इंडिगो संकट इतना ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि अगर बाजार का 65% हिस्सा रखने वाला खिलाड़ी भी लड़खड़ा सकता है, तो इसका मतलब है कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। यही सबसे बड़ी चिंता है। ठीक है, तो इस सबसे बड़ी पहेली से शुरू करते हैं। ऊंची लागत, कम किराए। ये सुनने में ही ऐसा लगता है कि बिजनेस चल ही नहीं सकता। लागत इतनी ज्यादा क्यों है? देखिए, इसकी जड़ में कई चीजें हैं, लेकिन सबसे बड़ा विलेन है हवाई जहाज का तेल, यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल या एटीएफ। एटीएफ? हाँ, एक एयरलाइन के कुल खर्चे का 30 से 40% हिस्सा यही होता है। और भारत में इस पर टैक्स बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। राज्य और केंद्र सरकार के टैक्स मिलाकर ये 25 से 30% तक पहुंच जाते हैं। 25 से 30%? और दुनिया में इसका औसत क्या है? दुनिया का औसत सिर्फ 10% के करीब है। क्या बात कर रही है? मतलब हम 3 गुना ज्यादा टैक्स दे रहे हैं। बिल्कुल। मतलब भारतीय एयरलाइंस रेस शुरू होने से पहले ही पीछे हो जाती हैं। ऊपर से हम अपना 85% कच्चा तेल आयात करते हैं, तो जब भी रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होता है, ये खर्च और बढ़ जाता है। अच्छा, ये तो हुई ईंधन की बात। और क्या कारण है? दूसरा बड़ा कारण है खुद विमान की लागत। ज्यादातर विमान विदेशी कंपनियों से लीज पर लिए जाते हैं। और इसका भुगतान भी डॉलर में होता होगा? जी, भुगतान डॉलर में होता है। और तीसरा, मेंटेनेंस। विमानों की बड़ी मरम्मत अक्सर विदेश में होती है, जो इसे और महंगा बना देती है। एक मिनट, तो आप कह रही हैं कि ईंधन, विमान और उनकी मरम्मत, ये तीनों सबसे बड़े खर्चे डॉलर में या डॉलर से जुड़े हुए हैं? हाँ। लेकिन कमाई रुपए में हो रही है। ये तो शुरुआत से ही एक टूटा हुआ मॉडल लगता है। एग्जैक्टली। यहीं पर सारा खेल बिगड़ता है। और ये तो सिर्फ 3 कारण हैं। चौथा कारण है हमारे एयरपोर्ट्स। एयरपोर्ट्स, वो कैसे लागत बढ़ाते हैं? देखिए, हमारे यहाँ कम लागत वाले सिर्फ घरेलू उड़ानों के लिए बने डेडिकेटेड एयरपोर्ट्स का नेटवर्क मजबूत नहीं है। इसीलिए एक छोटी घरेलू उड़ान भरने वाली एयरलाइन को भी उन्हीं महंगे बड़े अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, जहां लैंडिंग, पार्किंग, ये सब चार्ज बहुत ज्यादा होते हैं। बहुत ज्यादा। तो हर तरफ से लागत का बोझ बढ़ता ही जाता है। ठीक है, लागत की कहानी समझ में आ गई। ये वाकई बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर भी टिकट इतने सस्ते क्यों हैं? एयरलाइंस दाम क्यों नहीं बढ़ाती? क्योंकि वो बढ़ा नहीं सकती। इसकी वजह है भारतीय ग्राहक। प्राइस सेंसिटिव? बहुत ज्यादा। भारत का मध्य वर्ग बहुत बड़ा है, लेकिन वो कीमत को लेकर बहुत संवेदनशील है। जब 2005-6 में इंडिगो और स्पाइसजेट जैसी लो कॉस्ट एयरलाइंस बाजार में आईं, तो उन्होंने हमेशा के लिए ग्राहकों की उम्मीदें बदल दी। उन्होंने हवाई यात्रा को आम आदमी के लिए सस्ता बना दिया, और अब हर कोई उसी दाम की उम्मीद करता है। सही कहा। और इसका नतीजा हुआ एक जबरदस्त प्राइस वॉर।
हर एयरलाइन दूसरी से सस्ता टिकट बेचने की होड़ में लग गई। और इस होड़ में फायदा तो यात्री का हुआ। लेकिन एयरलाइंस की हालत पतली हो गई। आज भारतीय एयरलाइंस सिर्फ 2 से 5% के मुनाफे के मार्जिन पे काम कर रही हैं। सिर्फ 2 से 5%? हाँ, जो दुनिया में सबसे कम मार्जिन में से है। ये तो ऐसा है जैसे आप 100 रुपए का सामान बेचकर सिर्फ 2 रुपए कमा रहे हो। अब अगर आपकी दुकान का किराया या बिजली का बिल थोड़ा भी बढ़ जाए तो आप तुरंत नुकसान में चले जाएंगे। बिल्कुल। भारतीय एयरलाइंस हर दिन इसी रस्सी पर चलती हैं। उनके पास किसी भी संकट को झेलने के लिए कोई कुशन ही नहीं होता। तो ये आर्थिक गणित तो साफ बताता है कि ये इंडस्ट्री एक तरह के ट्रैप में फंसी हुई है। लेकिन क्या सिर्फ यही वजह है? किंगफिशर का मामला तो सिर्फ खराब गणित का नहीं लगता, वहां तो कुछ और भी गड़बड़ थी। बिल्कुल। अब कहानी का दूसरा हिस्सा आता है मैनेजमेंट की गलतियां। ढांचागत समस्याएं तो थीं ही, लेकिन कुछ कंपनियों ने अपने ताबूत में आखिरी कील खुद ठोकी। हाँ, किंगफिशर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। द किंग ऑफ गुड टाइम वाली छवि। हाँ, और उन्होंने वित्तीय अनुशासन से ज्यादा अपने ब्रांड पर ध्यान दिया। एक 5 स्टार एयरलाइन बनाई जो भारत जैसे कीमत संवेदनशील बाजार के लिए एक तरह से आत्मघाती थी। और फिर उन्होंने एयर डेकन को खरीद लिया। वो एक और बड़ी गलती थी। कागज पर तो ये एक अच्छा फैसला लगना चाहिए था, एक प्रीमियम और एक लो कॉस्ट, दोनों बाजारों पर कब्जा। रणनीति इसलिए गलत हुई क्योंकि दोनों कंपनियों का कल्चर, उनके विमान, उनके ऑपरेशन का तरीका, सब कुछ बिल्कुल अलग था। उनको एक साथ लाने का खर्चा और सिरदर्दी इतनी ज्यादा थी कि वो कभी इससे उभर ही नहीं पाए। और इसके लिए उन्होंने अंधाधुंध कर्ज लिया। हाँ, और आखिर में 7,000 करोड़ से ज्यादा के कर्ज में डूब गए। तो किंगफिशर का मामला समझ आता है, लेकिन जेट एयरवेज, वो तो एक पुराना स्थापित खिलाड़ी था। उनकी कहानी में ऐसा क्या मोड़ आया? जेट एयरवेज की कहानी और भी दुखद है। उन्होंने अपने घरेलू ऑपरेशन को उसको पूरी तरह से मुनाफे में लाए बिना ही बहुत आक्रामक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय रूट्स पर विस्तार करना शुरू कर दिया। अच्छा, बिना तैयारी के? हाँ, इसके लिए नए बड़े विमान खरीदे गए, जिसके लिए भारी कर्ज लिया गया। साथ ही मैनेजमेंट के अंदरूनी झगड़े और संस्थापक नरेश गोयल पर लगे वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों ने कंपनी की नींव को खोखला कर दिया। वो धीरे धीरे अंदर से कमजोर होते गए और एक दिन ढह गए। तो इस पूरी उथल-पुथल के बीच एक विजेता बनकर उभरा इंडिगो। उन्होंने सब कुछ सही किया, एक ही तरह के विमान, नो फ्रिल सर्विस और बाजार पर कब्जा। ये तो एक परफेक्ट बिजनेस केस स्टडी लगती है। इसमें कोई शक नहीं कि इंडिगो ने शुरुआत में सब कुछ सही किया। उनका मॉडल बिल्कुल साफ था। पहला, सिर्फ एक तरह के विमान का इस्तेमाल करो, एयरबस A320 और A321। इससे मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट्स, ट्रेनिंग, जी, सबका खर्च कम हो जाता है। बिल्कुल। दूसरा, बिना किसी तामझाम के, यानी नो फ्रिल सर्विस दो, कोई मुफ्त खाना नहीं, कोई लाउंज नहीं। और तीसरा और सबसे जरूरी, विमान का अधिकतम इस्तेमाल करो, यानी एयरक्राफ्ट यूटिलाइजेशन पर पूरा फोकस। एक विमान जमीन पर खड़ा पैसा बर्बाद करता है, हवा में उड़ता हुआ पैसा कमाता है। सही। और जैसे जैसे किंगफिशर और जेट लड़खड़ाने लगी, इंडिगो ने तेजी से उनके बाजार पर कब्जा कर लिया। लेकिन क्या किसी एक कंपनी का इतना बड़ा हो जाना अपने आप में खतरा नहीं है? यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। इंडिगो की सफलता ने एक नई समस्या को जन्म दिया, जिसे हम सिस्टमिक रिस्क कहते हैं। सिस्टमिक रिस्क? हाँ, मतलब पूरे सिस्टम के लिए खतरा। आज घरेलू बाजार में इंडिगो का हिस्सा 63 से 65% है। जी, ये लगभग एकाधिकार जैसी स्थिति है। इसका मतलब ये है कि अगर कल इंडिगो को कुछ हो जाए तो देश की आधी से ज्यादा हवाई यात्रा ठप हो जाएगी। वो अब टू बिग टू फेल बन गए हैं। बिल्कुल। और जैसा कि एयर डेकन के संस्थापक GR गोपीनाथ ने कहा था, एकाधिकार के साथ एक तरह की लापरवाही और आत्मसंतुष्टि आ जाती है। आप बाजार को हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। और शायद यही लापरवाही हमें 2025 के संकट पर ले आती है। ये अविश्वसनीय है। 2 साल से उन्हें पता था कि तूफान आने वाला है और उन्होंने छाता तक नहीं खरीदा। एक इतनी डेटा ड्रिवन और कुशल कंपनी से ऐसी गलती कैसे हो सकती है? यही सबसे हैरान करने वाली बात है। ये संकट आया नए FDTL नियमों की वजह से। FDTL मतलब? हाँ, FDTL यानी फ्लाइट एंड ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस। आसान भाषा में कहें तो ये नियम पायलटों की सुरक्षा के लिए थे, ताकि वो थके हुए विमान न उड़ाएं। अच्छा, सेफ्टी के लिए? जी। नियम कहते थे कि अब पायलटों को 2 उड़ानों के बीच ज्यादा आराम देना होगा। सुनने में तो ये अच्छा लगता है, लेकिन इंडिगो के लिए इसका मतलब था
कि उन्हें उतने ही विमान उड़ाने के लिए ज्यादा पायलट चाहिए थे। और इसकी जानकारी उन्हें 2 साल पहले से थी। हाँ, 2 साल पहले। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने पायलटों की नई भर्ती रोक दी, अपने क्रू मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं किया और इन नियमों के असर का पूरी तरह से गलत अनुमान लगाया। ये तो एक बाहरी संकट था ही नहीं, ये तो सेल्फ मेड था। बिल्कुल, ये पूरी तरह से एक अंदरूनी संकट था जो एकाधिकार से आई आत्मसंतुष्टि और हर चीज में लागत बचाने के जुनून का नतीजा था। इसका मतलब बहुत गहरा है। अगर भारत की सबसे कुशल और सफल एयरलाइन भी बुनियादी प्लानिंग में इतनी बुरी तरह फेल हो सकती है, तो ये बताता है कि पूरा इकोसिस्टम कितना नाजुक है। हाँ, और खतरनाक भी। इन सब में रेगुलेटर यानी डीजीसीए कहाँ था? और साफ-साफ बताएं तो डीजीसीए का असल काम क्या है? सिर्फ सुरक्षा देखना या कंपनी की आर्थिक हालत पर नजर रखना भी? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। डीजीसीए का मुख्य काम सुरक्षा मानकों को लागू करना है, लेकिन एक स्वस्थ एविएशन सेक्टर के लिए ये भी जरूरी है कि रेगुलेटर कंपनियों की वित्तीय सेहत पर भी नजर रखे। और यहीं पर हमारा रेगुलेटरी ढांचा कमजोर साबित हुआ। कैसे? ऐतिहासिक रूप से देखें तो सरकार अपनी सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया को हमेशा बचाती रही, चाहे वो कितने भी घाटे में हो। इससे बाजार में एक गलत संदेश गया कि अगर आप सरकारी हैं तो आप फेल नहीं हो सकते। अच्छा, और प्राइवेट कंपनियों को अपने हाल पर छोड़ दिया गया? जी, और डीजीसीए का रवैया भी हमेशा प्रतिक्रियात्मक रहा, प्रोएक्टिव नहीं। वो सख्त कदम तब उठाते थे जब कंपनी दिवालिया होने की कगार पर पहुंच जाती थी। पहले नहीं। किंगफिशर और जेट के मामले में डीजीसीए सालों तक उनकी खराब होती वित्तीय हालत को देखता रहा, लेकिन समय पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया। तो सरकार और रेगुलेटर एक दुविधा में फंसे थे। अगर वो सख्त नियम बनाते तो इंडस्ट्री की ग्रोथ रुकती, और अगर वो कुछ न करते जैसा कि उन्होंने किया तो एयरलाइंस फेल होती रहीं। और सबको सब्सिडी देना आर्थिक रूप से संभव नहीं था। नतीजा ये हुआ कि सिस्टम कमजोर होता गया। तो अगर हम इस पूरी कहानी को समेटें तो क्या इन एयरलाइंस का फेल होना पहले से ही तय था? काफी हद तक हाँ। अगर हम इसका विश्लेषण करें तो लगभग 60% वजह ढांचागत कारक है, यानी वही ऊंची लागत और कम किराए वाला मॉडल जिस पर किसी एक एयरलाइन का कंट्रोल नहीं है। और बाकी 40% वो मैनेजमेंट की बड़ी गलतियां हैं। लेकिन जब तक ये 60% वाली ढांचागत समस्याएं मौजूद हैं, ये चक्र बार बार दोहराता रहेगा। कोई नई एयरलाइन आएगी, कुछ साल संघर्ष करेगी और फिर बंद हो जाएगी। तो इस चक्र को तोड़ने का कोई रास्ता है या ये ऐसे ही चलता रहेगा? रास्ता है, लेकिन उसके लिए एक साथ 4 स्तरों पर काम करना होगा। ये किसी एक सुधार से ठीक नहीं होगा। पहला है आर्थिक सुधार। सरकार को एटीएफ पर टैक्स को घटाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाना होगा। ये सबसे बड़ा और सबसे जरूरी कदम है। दूसरा जाहिर है नियामक स्तर पर होगा। सही। डीजीसीए को ज्यादा ताकतवर और प्रोएक्टिव बनाना होगा। उसे सिर्फ सुरक्षा ही नहीं बल्कि कंपनियों की वित्तीय सेहत पर भी कड़ी नजर रखनी होगी। ठीक है। और तीसरा है प्रतिस्पर्धा। बाजार को स्वस्थ रखने के लिए ऐसे नियम बनाने होंगे कि किसी एक कंपनी का बाजार में 50% से ज्यादा हिस्सा ना हो। इससे एकाधिकार नहीं बनेगा और टू बिग टू फेल जैसी स्थिति से बचा जा सकेगा। और सबसे जरूरी, यात्री। जब कोई एयरलाइन बंद होती है तो सबसे ज्यादा नुकसान तो उन्हीं का होता है। और यही चौथा और सबसे महत्वपूर्ण सुधार है, यात्री सुरक्षा। हमें एक पैसेंजर प्रोटेक्शन फंड बनाने की जरूरत है। जैसे बैंकों में हमारे जमा पैसों का बीमा होता है, वैसे ही अगर कोई एयरलाइन बंद हो तो यात्रियों को उनके टिकट का पैसा इस फंड से वापस मिल सके। बिल्कुल। इससे यात्रियों में भरोसा भी बढ़ेगा और एयरलाइंस पर भी जिम्मेदार बने रहने का दबाव होगा। तो हमने ऊंची महत्वाकांक्षाओं, कड़वी आर्थिक सच्चाइयों, मैनेजमेंट की गलतियों और एक कमजोर सिस्टम की जटिल कहानी को समझा। ये साफ है कि जब तक इस इंडस्ट्री की नींव यानी ढांचागत समस्याओं को ठीक नहीं किया जाता, तब तक सिर्फ मैनेजमेंट बदलने से कोई चमत्कार नहीं होगा। एक सवाल जो आखिर में सोचने पर मजबूर करता है, क्या कम कीमत पर हवाई यात्रा का सपना ही भारतीय एविएशन इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन गया है? जब तक यात्री सबसे सस्ते टिकट की उम्मीद करते रहेंगे और सरकारें ऊंचे टैक्स लगाती रहेंगी, क्या ये चक्र कभी टूटेगा? इस गहरी पड़ताल पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो इसे लाइक करें और आगे ऐसी ही गहरी जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।